महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के चुनाव 3 अप्रैल 2025 को होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए परिवर्तन पैनल ने चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और साथ ही परिवर्तन पैनल के सारे 9 उम्मीदवारों को भारी मात्रा में एमबीबीएस डॉक्टर्स मतदाताओं द्वारा समर्थन भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि परिवर्तन पैनल अपने अनोखे मतदाताओं के प्रगतिशील विकास को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है। इस चुनाव के महत्व को देखते हुए परिवर्तन पैनल के नागपुर के उम्मीदवार डॉक्टर धीरज गुप्ता ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में कुछ चुनिंदा सदस्यों का वर्चस्व रहा है और हमारी लड़ाई इन वर्चस्व रखने वाले सदस्यों के खिलाफ है। साथ ही लड़ाई मतदाताओं के हक और अधिकार की है, जिसे देखते हुए मतदाताओं से निवेदन करते हुए कहा कि 3 अप्रैल के चुनाव में परिवर्तन पैनल को भारी मात्रा में मतदान कर समर्थन दें। आइए देखते हैं क्या कहा हमारे चैनल से बातचीत के दौरान डॉक्टर धीरज गुप्ता ने। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन है 3 अप्रैल को। ये इलेक्शन कंटेस्ट इसलिए करने की सबके अंदर से प्रेरणा आई क्योंकि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का लास्ट इलेक्शन 2016 में हुआ था। ये इलेक्शन होना हर 5 साल में चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि 2016 और अभी 2025 ऑलमोस्ट 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो इफेक्टिव, प्रभावशाली और पावरफुल बॉडी है जो महाराष्ट्र भर के सभी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन, उनके कामकाज के तरीके और उनकी प्रैक्टिस करने की एबिलिटी या डिसेबिलिटी को डिसाइड करती है। साथ ही साथ उनके रेगुलर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल, ये काम महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का है। नए डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन, ये काम महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का है। जब कोई नया पोस्ट ग्रेजुएशन कोई करता है, बड़ी पदव्युत्तर पढ़ाई करता है, तो इसके भी रजिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसका रिकॉग्निशन करना, ये सारा काम महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का है। करीब करीब 1,90,000 डॉक्टर्स हैं महाराष्ट्र में। अब आप बताइए कि यदि इसका इलेक्शन नहीं होता है और अगर काउंसिल ही नहीं बैठी है, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, वो अगर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को चला रहे हैं, जो काम 18 लोगों का है वो अगर कुछ गुने चुने 2-3 लोग कर रहे हैं, वो कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई होगी, पर उसके बावजूद क्या 18-20 एडमिनिस्ट्रेटर्स का, काउंसिल मेंबर्स का काम 2-3 लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कारण है कि इस इलेक्शन में लड़ना आवश्यक है, परिवर्तन पैनल का आना आवश्यक है। क्या क्या सब्जेक्ट को लेकर जो इस बार इलेक्शंस में जो है आप कंटेस्ट कर रहे हैं? मेन जो 2 से 3 मुद्दे हैं वो ये है कि अभी तक जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स रहे हैं, एक तो उसमें लगातार कुछ सिलेक्टेड लोगों का, किसी एसोसिएशन का नहीं, किसी एसोसिएशन के भी कुछ सिलेक्टेड लोगों का वर्चस्व रहा है, कंट्रोल रहा है। हम सभी 41 के 41 जो कैंडिडेट्स हैं अभी, हमारे पैनल को तो छोड़ भी दीजिए, टोटल 41 मेंबर हैं, सभी के सभी अपने अपने एसोसिएशंस के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। तो फिर क्यों कुछ चुने हुए लोगों का वर्चस्व हमेशा महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रहा है? ये एक सोचने योग्य बात है। क्या बाकी के 41 में से 9 आप हटा दीजिए, तो क्या बाकी के 31 लोग क्या ये एसोसिएशंस को या डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते? अगर ये भी डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों केवल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक पैनल खड़ा है, उनको यूनिटी के नाम पे जोड़ के वोट मांगे जाते हैं और पावर बहुत ही सीमित लोगों के पास रखा जाता है। एक और बहुत बड़ी बात है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पैनल है, उसमें 9 में से 4 मेंबर्स को रिपीट किया गया है, जो पहले महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। क्या 1,90,000 महाराष्ट्र के डॉक्टर्स हैं, इनमें नेतृत्व क्षमता का इतना अभाव है कि हमें 9 नए चेहरे नहीं मिल सकते थे? क्या उस पैनल में मात्र शक्ति, मतलब कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। हमारे पैनल में फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है, हमने सामाजिक समरसता का भी ध्यान रखा है, हर वर्ग से लोग लिए, एकेडमिशियन लिए हैं। जो आईएमए का पैनल है उसमें एकेडमिशियन कोई नहीं है। हमारे पैनल में 2 डीन है, एक मुंबई के कॉलेज के और एक नगर के, अहमदनगर के कॉलेज के डीन है। यंग लोगों को प्रतिनिधित्व हमारे पैनल में मिला है। मैं खुद, डॉक्टर मंदार साने, डॉक्टर स्वप्निल मंत्री, हम लोग समवेयर अराउंड 35 to 40 की एज के ब्रैकेट में आने वाले लोग हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पैनल कि किस तरह का वाइब्रेंट और युवा समाज हमारे देश में बन रहा है। हमने सीनियर्स भी लिए हैं जो 70 ईयर ओल्ड है, बट हमारे पैनल में 38 ईयर ओल्ड पैनलिस्ट भी है, कंटेस्टेंट भी है, विच मेक्स द एवरेज एज ऑफ अवर पैनल ओनली अराउंड 50 to 55 ईयर्स। बहुत सही सवाल है आपका।
मैं इस पे ये बात बोलना चाहूंगा कि केवल 10% लोग वोट करते हैं। कभी इसने 10% डॉक्टर्स वोट कर पाते हैं, इसका कभी हमने कारण नहीं सोचा। अगर मैं ओरिजिनली नागपुर से हूं और मैं अभी जॉब मुंबई में कर रहा हूं, तो मैं मुंबई में वोट नहीं दे सकता। उसका कारण यह है कि वोटिंग प्रक्रिया ऐसी रखी गई है कि मुझे नागपुर आना पड़ेगा वोट देने के लिए। और ये सोचिए कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स है जो एमडी, एमएस, डीएनबी, डिप्लोमा कर रहे हैं। कोई वाशिम का लड़का है, जाके अगर वो अमरावती में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो वो दे ही नहीं पाता है वोट। तो ये एक तरह का बहुत ही प्लान्ड षड्यंत्र जैसा है कि केवल 10% लोग वोट करें, रेगुलर वोट जो उनके हैं बंधे हुए वो वोट करें, और इसीलिए वर्चस्व एक ग्रुप का बना रहे, नए लोगों को उसमें जगह मिले ना। दूसरा आपने जो बोला कि पहले जो गलत इन्होंने किया वो ये है कि सुधारवादी या प्रो रिफॉर्मिस्ट पैनल ये बहुत आवश्यक है जो हमने अपना बनाया है। अभी तक जो काम चल रहा है वो प्रो वर्चस्व है। अभी जो पैनल पिछले बार तक जीतते आ रहा था वो प्रो वर्चस्ववाद है। उनको केवल सीमित लोगों में अपनी ताकत रखनी है। रिफॉर्म जैसे डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम हो गया, ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हो गया, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। मैंने बहुत लंबा समय इंग्लैंड में बिताया है, करीब 12 साल। मैंने कभी वहां की मेडिकल काउंसिल के ऑफिस की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, मुझे कभी फोन भी लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर एक ऑडिट सिस्टम होता है। कोई भी ईमेल अगर एक डॉक्टर करता है तो विद इन 48 आवर्स उन्हें उसको रिस्पॉन्ड करना होता है और विद इन 5 वर्किंग डेज उस इशू का रिजोल्यूशन करना होता है। अगर ये नहीं होता तो खुद जो बॉडी है, जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अगेंस्ट ऑडिट सेट कर दिया जाता है। इतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, बट क्या की गई? नहीं की गई। जितने भी डॉक्टर्स अभी हम फोन लगाते हैं, कोई गढ़चिरौली में बैठा हुआ डॉक्टर है, अगर वो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में फोन लगाता है तो फोन तो आंसर ही नहीं होता। अगर वो ईमेल करता है तो 6 महीना 8 महीना तक उसके रिस्पॉन्ड होने की कोई गारंटी नहीं है। खुद मैं इसका भोगी हूं। मेरे इंग्लैंड से जो मैंने डिग्रीज ली उसका एडिशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज कराने मुझे 1.5 से 2 साल लग गया। तो क्या इसकी आवश्यकता है? क्या हम लोग नई पीढ़ी को नए जमाने की मेडिकल काउंसिल नहीं दे सकते? हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जो एमबीबीएस कर रही है, उनको एक सशक्त और विकसित भारत की महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मिलना चाहिए, ना कि कुछ ऐसे लोगों की बनाई हुई मेडिकल काउंसिल जो अपना वर्चस्व रखते हैं, जो केवल नेग्लिजेंस बोर्ड में अगर कोई कंप्लेन आती है अस्पताल की तो उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स खेलने में ही अपना अथॉरिटी और आनंद ले लेते हैं कि ठीक है यही हमारा, हमको सेंस ऑफ अथॉरिटी मिल गया। एक्चुअल सुधार नहीं होने देते। हम लोग एक ही चीज सोच के आए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उनका 9वां अध्याय गीता का 10वां श्लोक है, कि उसका जो अर्थ है, मैं पूरा श्लोक नहीं बोलना चाहूंगा, याद है मुझे फिर भी, कि परिवर्तन सबसे बड़ा नियम है संसार का। द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द लाइफ इज परिवर्तन, चेंज। अब आवश्यक है कि जो लोग वर्चस्ववाद के वजह से वहां बैठे हुए थे, जिन्होंने अच्छी चीज नहीं की, उन्होंने नए लोगों को जगह देनी चाहिए। अगर हमारा पैनल जीत के आया तो हम, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, हमारा पैनल इनके वर्चस्व की वजह से जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं उसको पूरी तरह से हटा के एक नई विकसित भारत की एक अच्छी मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र को देंगे। इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परिवर्तन पैनल की कुछ विशेषताएं मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इसमें 2 एकेडमिशियन है, डीन्स हैं। अगर आप किसी और पैनल में देखें तो ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं। महिलाओं को एक भी जगह नहीं मिली दूसरे पैनल में, हमने महिला को दिया है, वो भी एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। युवाओं को, 3 युवाओं को इसमें टिकट या स्थान दिया गया है। सारे समाज के वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है। सबसे बड़ी बात है कि 9 के 9 लोग किसी भी तरह के पॉलिटिकल अफिलिएशन के बदले, ज्यादातर लोगों ने अपनी अपनी एक्सट्रीम लेवल की डिग्रीज, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स सबके बाद समाज सेवा में बहुत लंबा काम किया है। मैं खुद के बारे में केवल एक ही बात बताऊंगा कि नागपुर में जितने एनजीओ चलते हैं, एक सेवांकुर नाम से चलता है, एक नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैंने काफी काम किया है कोविड के समय। और नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का मैं विदर्भ प्रांत का संयोजक हूं। हम 13 अप्रैल को आने वाले, ये भले ही इलेक्शन के बाद है, लेकिन इलेक्शन हमारे लिए टेम्पररी फिनोमिनन, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के दिन हम लोग एक साथ 30 कैंप लेने वाले हैं नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो ये भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी जो मेन जील है वो समाज और राष्ट्र की सेवा करने की है। इलेक्शन केवल एक छोटा सा बीच का पड़ाव है, ये हमारे आगे के अच्छे काम को रोकने वाला नहीं है। मैं सबसे यही अपील करूंगा मेरे सारे डॉक्टर्स भाई बहनों से, रिलेशंस में जो हमारे दोस्त हैं,
सारी फ्रेटर्निटी से कि प्लीज जाके मतदान करें। 10% वोटिंग एक हाई IQ वाली हाई इंटेलिजेंट क्लास के लिए 10% वोटिंग इज वेरी वेरी शेमफुल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। अच्छे लोगों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में बैठाना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी मेडिकल काउंसिल मिले। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।